Hello friends, welcome to my channel. I am Gaurisha and I am going to explain you a class 8 topic crop production and management and this is the chapter 1 and मैंने सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दे दिया है और आज फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है. सो लेट्स स्टार्ट इट. Crop production and management. As we know that all living things require food for their life processes जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. इन लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए. एंड प्लांट्स जो हैं दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड human cannot make their animals and human cannot make their own food. They depend on plants. And because plants are autotrophs and human beings are heterotrophs. Plants are producers and producers और autotrophs दोनों एक ही होता है. प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं. उनको हम अदर वर्ड्स में हेटेरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं. एंड वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. एंड जब when the same kinds of plants are grown at one place on a large scale, it is called a crop. अब जब कोई सेम काइंड एक ही वैरायटी का प्लांट जो है लार्ज स्केल में एक ही प्लेस पर अगर ग्रो किया जाए तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं. सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होती हैं. सो एज वी नो दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड एग्रीकल्चरल ऑल्सो. एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इंडिया में हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल डिफरेंट प्लेस पर वैरी करती है. और यहाँ की जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हर डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं इंडिया में. और क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है इंडिया में टू टाइप्स का है. क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. एंड व्हाट इट इज़ खारिफ क्रॉप्स एंड रब्बी क्रॉप्स. सो अब हम देखेंगे व्हाट आर खारिफ क्रॉप्स. सो crops which are shown in basically rainy season are called kharif crops. And rainy season in India is generally from June to September month. So जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं इनको फार्मर्स मोस्टली जून से लेकर सितंबर मंथ्स में ही लगाते हैं. और ये कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स. सो पैडी आप बाकी सब तो आपको पता है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. एंड पैडी जो है राइस की वो क्रॉप होती है, उसी को हम पैडी बोलते हैं. सो व्हाट आर रब्बी क्रॉप्स. सो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रब्बी क्रॉप्स. एंड देयर ग्रोइंग पीरियड इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है. इसमें हमको वो क्रॉप्स लगा देनी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स वीट, मस्टर्ड, पी, ग्राम एंड लीन सीड आर एग्जांपल्स ऑफ रब्बी क्रॉप्स. एंड नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन तो होता है मगर उसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह क्रॉप्स लगाई जाती हैं, हमें कुछ उसके रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है. जो अब देखिए क्या है, सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेक जो फार्मर अंडरटेक करते हैं क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए. एंड इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं. एंड दीज एक्टिविटीज़ आर, सबसे पहली एक्टिविटी होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस, जिसे हम टिलिंग और प्लोइंग भी कहते हैं. एंड टिलिंग और प्लोइंग इज़ फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इन क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टिलिंग और प्लोइंग का प्रोसेस. और सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहले हमें फील्ड में यही करना होता है. एंड टिलिंग इज़ डन बाय अ प्लो की हेल्प से इसको किया जाता है. और प्लो किससे बना होता है? वुड एंड आयरन से. जो उसका हैंडल होता है, वुडन हैंडल होता है, उसका वुड का बना होता है. एंड नीचे का जो होता है वो आयरन का बना होता है. एंड कैसे करते हैं फार्मर्स, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये लगाई हुई है, फार्मर अपनी फील्ड की टिलिंग कर रहे हैं. जो
2 बुलक्स हैं, देखिए उनके नेक पर वुडन बार है, उसी से एक प्लो अटैच्ड है और इसी के हेल्प से पूरे फील्ड की टिलिंग की जा रही है। और बट नाउ अ डेज़ जो है ये प्रोसेस जो है ना, बहुत जो बुलक्स वाला प्रोसेस है बहुत स्लो है और बहुत उसमें वो भी लगता है, हार्ड वर्क भी लगता है। एंड बट नाउ अ डेज़ जो है फार्मर्स ट्रैक्टर यूज़ करते हैं फील्ड को टिल करने के लिए, और ट्रैक्टर जो है टिल्स द फील्ड फास्टर देन द बुलक्स। सो इट इज़, ये बहुत फार्मर्स के लिए कंफर्टेबल होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ टिलिंग। टिलिंग का बेनिफिट्स क्या है? टिलिंग अप्रूव्स एंड किल्स द अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको किल कर देती है। कैसे? जो हम जब क्रॉप अपनी ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ घास भी उगाती है, उसे हम वीड्स कहते हैं। और जो वीड्स होती हैं हमारी, अगर हम उसको, जो हमारी फील्ड में पहले से ही घास है जैसे बहुत सारी, तो टिलिंग जब हम करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है हमारी फील्ड से। और ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो वीड्स हैं वो वाइल्ड हर्ब्स होती हैं जो हमारी क्रॉप प्लांट्स को हार्म करती हैं। तो और अभी हम आगे पढ़ेंगे वीड्स क्या क्या होती हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, टिलिंग लूजन्स द सॉइल। सॉइल को लूज़ करने, बहुत टाइट हो जाती है, एकदम कड़ी हो जाती है सॉइल, तो उसको लूजन अप करने के लिए टिलिंग का प्रोसेस जो है बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मैन्योर जब हम डालते हैं तो टिलिंग करते हैं जब, उसके बाद तो मैन्योर अच्छे से मिक्स हो जाती है हमारी सॉइल में। और टिलिंग अलाउज द एयर टू सर्कुलेट इनटू द सॉइल। एंड एयर जो है हमारी प्लांट्स की रूट्स को बहुत हेल्दी बनाए रखती है, और टिलिंग जब हम करते हैं तो पूरी फील्ड में एयर सर्कुलेट हो जाती है अच्छे से। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लेवलिंग का प्रोसेस। सो टिलिंग के बाद जो सॉइल है इज़ लेवर्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक पुल्ड बाय द बुलक्स। आप इमेज में देख सकते हैं, जो वुडन प्लैंक है उससे लेवलिंग की जाती है, क्योंकि टिलिंग से थोड़ा, वो टिलिंग जब करते हैं तो उसके बाद सॉइल को बराबर भी करना होता है, तो लेवलिंग का प्रोसेस होता है इसीलिए। और ये लेवलिंग का प्रोसेस हम ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं और बुलक से भी कर सकते हैं। और दिस प्रोसेस रिड्यूसेस द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर बना रहे, लॉस उसका ना हो, इससे हेल्प होती है टिलिंग लेवलिंग के प्रोसेस से। एंड वंस द सॉइल इज़ लेवल्ड इट इज़ रेडी फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। अगर सॉइल एक बार लेवल कर दी गई तो वो सीड्स की सोइंग के लिए रेडी हो जाती है। अब नाउ हम देखेंगे सोइंग ऑफ सीड्स। So, sowing is the process of introducing seeds into the soil and जो सोइंग का प्रोसेस होता है इट मीन्स हम जो सीड्स हैं उनको हम सॉइल में लगाएं, यानी कि इंट्रोड्यूस कराएं। और फार्मर्स को जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डेप्थ पे लगानी होती हैं, गहराई उनको अच्छे से मिल पाए, और अमाउंट ऑफ वाटर जो है उनको राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिले, और वार्मथ मिले जर्मिनेट होने के लिए, और सीड्स को एयर भी चाहिए। फार्मर्स सो सीड्स एट अ टाइम व्हेन द वेदर इज़ सुटेबल फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट। फार्मर जो है तभी सीड्स लगाते हैं जब वेदर पूरी तरीके से सुटेबल हो। एंड सीड्स कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज में सीड्स हम शो करते हैं, जैसे मस्टर्ड, बीन और स्पेनिच की सीड जो है मैनुअली लगाई जाती हैं, और क्रॉप सीड्स सच एज रेडिश, कैरेट आर हैंड ड्रॉप इनटू ग्रूव्स मेड बाय द प्लो से जो हमने ग्रूव्स बनाए हैं उसमें हम उसको हैंड से लगाते हैं, हैंड ड्रॉप्ड यानी कि गिरा के हम लगा देते हैं। और जो सोइंग ऑफ वीट सीड्स इज़ डन बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल की हेल्प से वीट की सीड्स हैं उनको लगाया जाता है। सीड ड्रिल एक मशीन होती है जो कि ट्रैक्टर से अटैच्ड होती है, उसी से सोइंग ऑफ वीट सीड्स की सोइंग करी जाती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इरिगेशन का प्रोसेस। अब हमने सीड्स लगा दी हैं, अब हमें इरिगेशन भी तो करना होगा। इरिगेशन को हम सिंपल वर्ड्स में हिंदी में कह सकते हैं सिंचाई, पानी डालना अपनी फील्ड में। और इरिगेशन क्या है? इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू अ फील्ड
थ्रू द मैन मेड मेथड्स। कुछ मैन मेड मेथड्स हैं इसके लिए, इरिगेशन के लिए। कैनल्स आर कनेक्टेड टू द डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स आर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ये सब इरिगेशन के सोर्सेज हैं। एंड अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड किया जाता है इरिगेट फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो क्रॉप पे डिपेंड करता है, वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। हमारी क्रॉप कैसी है उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें वाटर डालेंगे। वेदर कैसा है, अगर ड्राई वेदर है तो हम ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, और बहुत मॉइस्ट वेदर है यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल का संभावना है, तो हम उसमें कम पानी डालना पड़ेगा। और हमारी सॉइल भी तो देखना पड़ेगा हमें कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इरिगेशन करना होता है। सो कुछ मेथड्स हैं इरिगेशन के। पहला है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये ट्रेडिशनल मेथड्स जो हमारे बहुत पहले से इंडिया में चले आ रहे हैं उन्हें हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं। जैसे कि पुली एंड राहत सिस्टम आर द मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पुली जो होता है, जैसे वेल्स में हम रस्सी बांधकर और बाल्टी बकेट उससे अटैच करके उससे हम वाटर निकालते हैं, वही पुली सिस्टम होता है। और एक फील्ड्स तक उसमें वो कैनल्स बना दी जाती हैं, उसमें हम पानी डालते जाते हैं और फील्ड्स में चला जाता है पूरा पानी। ये पुली सिस्टम है। एंड राहत सिस्टम जो है एक रोटेटिंग व्हील होती है, व्हील टाइप का रहता है। रोटेटिंग जो राहत सिस्टम में रोटेटिंग एक कंटेनर वो चेन रहती है, वो रोटेट होता रहता है, उसमें कुछ कंटेनर्स लगे रहते हैं जिससे वाटर निकलता रहता है नीचे से, वेल्स से निकालते हैं या रिवर्स से निकालते हैं। और जो कैटल हैं उसको व्हील को रोटेट करते रहते हैं। कैटल कोई भी जानवर हम ले सकते हैं, जैसे काऊ वाउस एंड बुलक्स वुलक्स। वो इस प्रोसेस को करते हैं। राहत सिस्टम होता है, बहुत पुराना सिस्टम है इरिगेशन का। ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें बहुत टाइम लगता था। ट्रेडिशनल मेथड्स जो इरिगेशन के हैं सॉइल को लेस फर्टाइल बनाए रखते थे। और हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। modern methods of irrigation are two types, basically drip irrigation and sprinkler system. What is drip irrigation? आप इमेज में देख सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन जो है पाइप्स लगा दिए जाते हैं फील्ड में और हर एक प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर मिलता रहता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये जो प्रोसेस है 50% ऑफ वाटर जो है सेव करता है, बहुत वाटर सेव करता है। इससे देखो वाटर लॉगिंग भी नहीं होती हमारी फील्ड में, ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है हमारी क्रॉप को, ना बहुत कम वाटर मिलता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है ड्रिप इरिगेशन से। एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, नेक्स्ट नीचे वाली जो इमेज है वो स्प्रिंकलर सिस्टम की है। स्प्रिंकलर सिस्टम की इमेज है ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, इस स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स जो हैं अटैच्ड होते हैं पाइप से और रेगुलर इंटरवल्स पर ये रोटेट करते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं एक फील्ड में कितने सारे स्प्रिंकलर्स लगे हैं, ये रोटेट होते रहते हैं चारों तरफ, पूरे सराउंडिंग में वो पानी डालते रहते हैं रोटेट होकर। ये मेथड जो है बहुत इफ़ेक्टिव हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। व्हेन अ पीस ऑफ लैंड इज़ यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स, जब हम कोई भी पीस हम ले लेते हैं लैंड का उसको क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए, द प्लांट्स न्यूट्रिशन जो है वो जल्दी यूज़ होते रहते हैं। और आफ्टर ईच क्रॉप जो फील्ड हमारी होती है, अगर हम कोई भी क्रॉप लगाएं उसके बाद जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हम दोबारा क्रॉप लगाने जा रहे हैं किसी फील्ड पर, तो फील्ड में लेसर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। फार्मर्स कुछ स्टेप्स लेते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। नाउ फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कैन बी इनरिच बाय एडिंग मैन्योर ऐड करके हम लैंड की फर्टिलिटी बनाए रख सकते हैं। एंड मैन्योर कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर। मैन्योर में जो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर होता है
एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसेंशियल हैं। और फाइबर जो है हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, और हमारी सॉइल को पोरस बना कर रखता है। पोरस सॉइल जो है एयर भी मोर अमाउंट ऑफ एयर होल्ड करती है, जो कि हमारी प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत हेल्दी है। एंड मैन्योर जो है वो पॉपुलेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करती है मैन्योर। एंड जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स को, एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने में हेल्प करते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑफन जो है मैन्योर जो है वो इनफ नहीं होती है, प्लांट्स को कुछ अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते, मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। सो मैन्योर में ये सब क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, तो फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है जैसे कि यूरिया, पोटैश एंड एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन एंड पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड फॉर पोटेशियम। के पोटेशियम जो है उसका सिंबल होता है के, क्योंकि उसके लैटिन नेम से लिया गया है पोटेशियम के। एंड नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। हम यूज़ तो करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, मगर अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे जो सॉइल है वो डैमेज हो जाएगी। एंड मेक्स द सॉइल, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं हमारी सॉइल को लेस पोरस बनाते हैं, रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और हमारी सॉइल को वो एसिडिक भी बना देते हैं, और एसिडिक सॉइल में तो प्लांट्स ग्रो करते नहीं हैं। एंड केमिकल फर्टिलाइज़र जो है सॉइल ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट सॉइल लॉसेस इट्स नेचुरल कैपेसिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। जब उसमें सॉइल ऑर्गेनिजम्स ही नहीं रहेंगे तो उसकी नेचुरल कैपेसिटी खो नहीं जाएगी। जो डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको डिकम्पोज करने की जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है, ये सब बहुत हार्म करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स। बस वो सिर्फ उनका ये फ़ायदा रहता है कि वो सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सब कुछ टाइप के मिनरल्स ही देते हैं, बाकी सब डैमेज करते हैं वो। सो एंड एज अ रिज़ल्ट, इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि द सॉइल इज़ नॉट एबल टू रीगेन फर्टिलिटी। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल जो है डैमेज हो जाएगी और उसमें दोबारा से फर्टाइल नहीं होगी। सो हमें ज़्यादातर मैन्योर का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। सो व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन है जो नेचुरल मेथड है मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी ऑफ अ फील्ड की फर्टिलिटी बनाए रखने का नेचुरल प्रोसेस है। और ये कैसे होता है? इट इज़ डन बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप आफ्टर अ सीरियल क्रॉप। किसी भी सीरियल क्रॉप को ग्रो करने के बाद किसी लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो किया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्राम्स, पीस, बीन्स एंड एक्सेट्रा, जो नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्लांट्स जो है डायरेक्ट, हम जानते हैं, देखिए वो सब छोड़िए, हम जानते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% ऑक्सीजन है, बट प्लांट्स को तो चाहिए, तो नाइट्रोजन तो चाहिए ग्रो करने के लिए, बट इतने ज़्यादा अमाउंट में होने के बावजूद भी जो प्लांट्स उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। सो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें उनके जो रूट्स नोडल्स हैं उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो इस प्रोसेस को करता है, वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट्स को सप्लाई करता है। सो जब इन क्रॉप्स, जैसे हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स लगाई हमने फील्ड में, तो जो
जब उसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगी सॉइल में, और जो उन्होंने नाइट्रेट्स बनाए हैं वो भी सॉइल में रह जाएंगे। तो जब दोबारा से हम कोई सीरियल क्रॉप लगाएंगे उसमें तो इनरिच हो जाएंगे सब, उसको सब और भी सब प्रॉपर सब मिलता रहेगा। सो क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने क्रॉप तो लगा ली है, बट हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। कैसे? वीड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है हमें अपनी क्रॉप से। वीड्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया है। वीड्स आर वाइल्ड हर्ब्स दैट हार्म आवर क्रॉप प्लांट्स, and weeds are also called as undesirable plants that reduces the crop yield. And because कैसे रिड्यूस करते हैं वो, हमारी जो क्रॉप है उसके साथ compete करते हैं। किसके लिए? सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, लाइट एंड स्पेस के लिए, ये सब वो पहले ही ले लेते हैं। तो हमारी क्रॉप को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बचा कुचा मिलेगा, तो हमारी क्रॉप कहाँ ग्रो होगी? तो हमें प्रोटेक्ट करना होता है वीड से अपनी क्रॉप को। और वीड्स की जो सीड्स हैं वो फास्टर जर्मिनेट होती हैं हमारे क्रॉप प्लांट से। क्रॉप प्लांट की सीड से जल्दी जर्मिनेट होती हैं, तो हमारी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं पहले ही वीड की सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगी, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी, तो हमारी क्रॉप्स की सीड्स जर्मिनेट हो ही नहीं पाएंगी, और और बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो होती हैं, लार्ज नंबर्स में वीड्स ग्रो होते हैं, और हमारी जो क्रॉप प्लांट है उसके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा, ना न्यूट्रिएंट्स बचेंगे, तो हमारी क्रॉप नहीं ग्रो हो पाएगी। तो हमें रिमूव करते रहना चाहिए, इसको हटाते रहना चाहिए। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। और फॉर कंट्रोलिंग वीड्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स जो हैं कुछ प्रोसेस करते हैं। जैसे फार्मर्स कुछ कर सकते हैं, जैसे यूज़ सीड्स मस्ट उनको यूज़ करना चाहिए सर्टिफाइड एज वीड फ्री शीट्स उनको लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो मार्केट में शीट्स लेने जाते हैं तो उनको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि क्रॉप प्लांट्स की सीड्स के साथ वीड की सीड्स कंटामिनेटेड तो नहीं है, तो उनको ऐसी सीड्स लेनी चाहिए। बट अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, उनको वीड्स की सीड्स मिल चुकी हैं, उन्होंने अब लगा दी है अपने फील्ड में, तो रिमूवल ऑफ वीड मैनुअली ये प्रोसेस भी वो लोग कर सकते हैं। टाइम पर जाते रहें, जब वीड्स में फ्लावर आए उससे पहले ही वीड्स को रिमूव करते जाएं, तो इस प्रोसेस से भी हो सकता है कुछ हद तक। बट जब लार्ज आपका खेत जो फील्ड है बहुत बड़ा है, उसमें खूब सारी वीड्स उगाई हैं, तो आप मैनुअली तो उसे रिमूव कर नहीं सकते हैं, ये तो बहुत इसमें टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत भी लगेगी। तो फार्मर्स हर्बिसाइड्स का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वीड्स जो हैं वो हर्ब्स होती हैं, एंड हर्बिसाइड्स जो हैं केमिकल्स होते हैं जो कि हम डाल सकते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में। बट जो हर्बिसाइड्स हैं आर हार्मफुल एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जब फार्मर्स डाल रहे होते हैं तो वो गैस के टाइम में होता है, स्प्रे के टाइप में, तो उनकी हेल्थ में, उनके इन्वायरमेंट में पूरा देखो, इससे हमारा सॉइल भी कंटेमिनेट होती है केमिकल से, एयर भी कंटेमिनेट होती है, तो वहाँ पे फार्मर खड़ा रहेगा, वहाँ पे रेस्पिरेशन करता रहेगा, तो उसकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। एंड वो चीज़ जब हम खाएंगे उसमें हमारी क्रॉप भी तो है, उसमें भी तो केमिकल्स डाल रहे हैं वो लोग, तो उनको जब हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो केमिकल्स का यूज़ हमें तभी करना चाहिए जब रिमूवल ऑफ वीड्स मैनुअली पॉसिबल ना हो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पेस्ट कंट्रोल। सो पेस्ट जो हैं आर एनिमल्स। पेस्ट जो है सम एनिमल्स होते हैं दैट डैमेज अवर क्रॉप्स, हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। एंड सम कॉमन पेस्ट हैं जैसे माइस, रैट्स,
बर्ड्स, इंसेक्ट एंड इंसेक्ट लार्वे, ये सब कॉमन पेस्ट हैं जो हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। और कैसे डैमेज करते हैं? बाय ईटिंग देयर लीव्स, सकिंग देयर प्लांट जूसेस और डैमेजिंग देयर फ्रूट्स। सो बहुत हार्म करते हैं हमारी क्रॉप को पेस्ट भी। सो इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इनको? फार्मर्स जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड जो है केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स बिफोर दे फ्लावर। उनके फ्लावर होने से पहले डाल देते हैं ताकि जो पेस्ट हैं वो किल हो जाए अच्छे तरीके से। पेस्टिसाइड्स जो है बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। हर्बिसाइड्स भी बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। एंड दे कंटामिनेट द सॉइल, वाटर, एयर एंड अफेक्ट अवर हेल्थ। इन सबको कंटामिनेट कर देते हैं और वो सॉइल, वाटर, एयर को, क्योंकि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ये सब, हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। तो हमें ये ज़्यादातर नहीं यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा हम लेडी बर्ड बीटल्स जो एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट सच एज लेडी बर्ड बीटल, इनका यूज़ कर सकते हैं। जो कि लेडी बर्ड बीटल जो है फीड ऑन द इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट्स जस्ट एंड यूज टू कंट्रोल पेस्ट। इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये सब खा जाती है। ये जो लेडी बर्ड बीटल है इंसेक्ट को खा जाती है, तो ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, उसका रिमूवल भी हो गया, वो क्या कहते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर लिया हमने वीड से, और उसमें हमने पेस्ट कंट्रोल भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे हार्वेस्टिंग। सो हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग इज़ द रिमूवल ऑफ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड व्हेन द प्रोड्यूस इज़ रेडी इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। जब हमारा प्रोड्यूस रेडी हो जाए तो उसको रिमूव कर लो, इसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ मेनली डन बाय यूजिंग अ सिकल की इमेज बनी हुई है, एंड इट इज़ अ कर्व्ड ब्लेड विच हैज़ अ शार्प एज एंड अ वुडन हैंडल। ये सिकल है। एंड प्रोसेस by which chaff is separated from the ग्रेन से हम जब चाफ सेपरेट कर लेते हैं, नहीं, चाफ से सीड सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिसिंग है स्लाइड में ये कुछ, जो चाफ होता है भूसा, चाफ में होता है भूसा जो बचता है, उससे हम सीड्स को सेपरेट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम विनोइंग का प्रोसेस कहते हैं। विनोइंग से पहले थ्रेशिंग का प्रोसेस होता है। थ्रेशिंग मीन्स जो सीड्स होती हैं, हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट्स आर थ्रेश्ड बाय हैंड्स, और मशीन की हेल्प से उनको हम थ्रेश करते हैं ताकि सीड्स को सेपरेट किया जा सके। तो जो भूसा बचता है, चाफ बचता है, उसमें से हम विनोइंग के प्रोसेस से उससे हम सीड्स को सेपरेट कर लेते हैं ताकि दोबारा से हमारी क्रॉप ग्रो हो सके। सो अब हमने हार्वेस्टिंग तो कर ली, अब हम क्या करेंगे? स्टोरेज। क्योंकि स्टोरेज हमें इसलिए करना होता है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल इंटायर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस एट वन टाइम। एक बार में ही हम सब तो सेल कर नहीं देंगे या सब हम यूज़ कर नहीं लेंगे, तो हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। एंड प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड प्रॉपर कंडीशंस में हमें स्टोर करना होता है। सो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में हम सेव कर सकते हैं प्रोड्यूस को, और ड्राई स्टोरेज में। सो it is essential to produce that produce is placed in cold storage as quickly as possible, such as fruits and vegetables spoil faster. सो हमें कोल्ड स्टोरेज में सब तो नहीं रख देंगे, हमें सिर्फ उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखना होता है कोल्ड स्टोरेज में लोअर टेम्परेचर में, अप्रोप्रिएट लोअर टेम्परेचर हो, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वार्म कंडीशंस में स्पॉइल हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं। एंड जो ग्रीन्स और पल्सेस हैं उनको तो हम कोल्ड स्टोरेज में रख नहीं देंगे, कि जो दाल हैं, वो ग्रीन्स हैं, सब उनको पहले हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो सुखाते हैं ताकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए वापस से, तो हम उसको कोल्ड स्टोरेज में तो डालेंगे नहीं।
सो उनको हमें ड्राई स्टोरेजेस में रखना होता है, जैसे कि ड्राई स्टोरेजेस जैसे ग्रीनरीज हम कहते हैं, ग्रीन और ड्राई ग्रीन एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन लार्ज रूम्स में रखे जाते हैं। ग्रीनरीज उन्हें हम कहते हैं जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो और रैट्स ना जा सकें, रेन का इफ़ेक्ट ना हो, पानी वानी ना जाए, ताकि हमारे वो ग्रेन्स ख़राब ना हो, उसमें कीड़े ना पड़ें। सो ये स्टोरेज का प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। अब हमने क्रॉप तो मिली थी, क्रॉप हमने उगाई, हाँ, तो उसमें इतना सारा हमें फार्मर्स की देखिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, अगर कोई कहे कि मेरे फादर फार्मर हैं, तो बहुत लोग कहते हैं तुम्हारे फादर फार्मर इतने ऐसी जॉब करते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो फार्मर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर फार्मर्स अपना काम छोड़ देना तो हमें फूड नहीं मिलेगा। और फार्मर जो इतनी मेहनत करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है कि उनकी क्रॉप ख़राब हो जाती है, और कभी कभी रेनफॉल ही नहीं हो, क्रॉप सही से प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, क्रॉप उनकी ग्रो ही नहीं होगी, और कभी कभी तो उनकी फील्ड्स में आग लग जाती है, इतनी मेहनत करते हैं फार्मर्स, तो बहुत उनका नुकसान भी कभी कभी हो जाता है, और इतनी मेहनत से वो ग्रो करते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फार्मर्स की। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फूड्स फ्रॉम एनिमल्स से भी हमें कुछ फूड मिलता है। हमें क्रॉप के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब ये आप नहीं सोचिए कि हाँ हमें मिल्क मिलता है काऊ से, तो हमें इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो मिल्क हमें मिलता है काउस एंड बफलोज से, और जो एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं उन्हें मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। और इन एनिमल्स को हमें प्रॉपर वेंटिलेशन में रखना होता है, और क्लीन शेड्स में रखना होता है, एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिटिव फूड भी हमें उन्हें देना होता है, न्यूट्रिटिव फूड देना होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना होता है। एंड एनिमल्स को कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं, तो उनके लिए हमको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होता है, या कभी एनिमल्स को चोट लग जाए तो उसके लिए भी इंजर्ड हो जाए तो उसके लिए भी हमें उनका ट्रीटमेंट करवाना होता है, और सिक एनिमल्स को सेपरेट रखना होता है बाकी एनिमल्स से, ताकि बाकी एनिमल्स भी ना बीमार पड़ें। और पहले तो हमने अब पढ़ लिया मिल्क। अब नेक्स्ट होता है एक और फूड मिलता है हमें, जैसे पोल्ट्री means rearing of birds such as chicken, ducks, turkeys and guinea fowls etc. को हम rearing करते हैं, उनको पालते हैं for their eggs and meat, उनके eggs के लिए और meat के लिए। So it is known as poultry farming. So birds should be kept in, इनको भी हमें बहुत प्रॉपर वेंटिलेशन में रखना होता है, क्लीन स्टोरेज में रखना होता है, और उनको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना होता है, न्यूट्रिटिव फूड इनको भी देना होता है, एंड द फूड शुड बी इंक्लूड उन ग्रेन्स, कैल्शियम, विटामिन्स भी होना चाहिए, ताकि वो हेल्दी रह सके बर्ड्स। एंड बर्ड्स जो हैं आर प्रोन टू सेवरल वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज़ेस, उनको कुछ वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू। बर्ड फ्लू बोलिए इसको, या एवियन फ्लू बोलिए। तो ये डिजीज़ होती है that is caused by a kind of virus that affect the poultry birds such as chicken, turkeys, and the bird get flu by coming in contact with feces or excretion or saliva of other bird. and जिन बर्ड्स को ये फ्लू हो गया है, अगर उनके कांटेक्ट में कोई इंसान भी चला जाए तो उसको भी बर्ड फ्लू हो सकता है। When people who come in contact with infected birds may contract the disease, and उनको भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। सो इनको इन डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करना होता है, इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन देना होता है हमें, तभी हमें फ़ायदा हो सकता है, तभी हमें उनका मीट मिल सकता है, एग्स मिल सकते हैं, और काउस से हमें मिल्क मिल सकता है। एंड मिल्क हमें सिर्फ काउस और बफलोज से ही नहीं मिलता है, हमें गोट से भी मिलता है, शीप से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, और इनका मिल्क भी एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फिशेज़ एंड अदर सी फूड्स।
हमें पता है कि हमारी कंट्री की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो फिशेस और सी फूड्स पे डिपेंड है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए है ये फिशेस, और जो लोग खाते हैं बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। सो रियरिंग ऑफ फिश आर्टिफिशियली इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज़ नोन एज पिसीकल्चर। पिसीकल्चर बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल रियरिंग होती है जो पॉन्ड्स में फिशेस की। एंड पिसीकल्चर इज़ अ प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन वेयर फिश इज़ रियर्ड इन पॉन्ड्स एंड हार्वेस्टेड एंड सोल्ड। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, ये इमेज देख रहे हैं आप लोग। ये एक पॉन्ड है या रिवर आप बोल सकते हैं इसको, जो भी। यहाँ पे कुछ नेट्स लगा दिए गए, कुछ वो स्पेस उसमें लगा दिए गए नेट्स, ताकि यहाँ पे प्रॉपर उनकी रियरिंग हो सके, पाला जा सके फिशेस को, और फिर उनको हार्वेस्ट वहाँ से निकाल के उनको सोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये भी प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन है। चाहे तो आप खा लीजिए फ़िश को, या तो सोल्ड कर दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हनी। सो रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियली इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। सो आपको पहले मैंने बताया था रियरिंग ऑफ फिशेस आर्टिफिशियली इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स इज़ नोन एज पिसीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एंड रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियली इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। एंड honeys from hives is collected without harming the bees and bee wax from the honeycombs is used to for cosmetics। बीज को बिना हार्म किए हम हनी ले लेते हैं, और जो हनी कॉम्ब है फ्रॉम द हनी कॉम्ब्स एंड बी वैक्स जो है हनी कॉम्ब से हमें मिलता है, वो कॉस्मेटिक्स के लिए भी यूज़ होता है। एंड एपीकल्चर जो है ये भी गुड सोर्स ऑफ इनकम है। एंड I hope you like this video, and thank you for watching this video. If you like it, so please, if you like this video, to please like it and subscribe my channel. So thank you guys.